मुझे लगता है कि अब यह सिस्टम मिल के हमें मरवा लगे। एक तरफ यह सिस्टम है अधिकारी राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रोकर और दलाल और सब कुछ दलाल चक्रा हुआ। नेता परेशान है कि सबसे सारे पदाधिकारी सिस्टम मंगा रहे हैं। मैं वचन देता हूं जब तक क्वेश्चन का पेपर लीक बंद नहीं होगा तब तक सदन में और सड़क तक ये लड़ाई लड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा, कोई जात धर्म मजहब की राजनीति नहीं होगी। नमस्कार, प्लेन सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव ने सबको झकझोर दिया है। पप्पू यादव सांसद बनने के बाद पहली बार दिल की बात कर रहे थे। अपने सोशल मीडिया पेज से पप्पू यादव देर रात लाइव आते हैं और लाइव आकर न सिर्फ बिहार बल्कि देश के भी कई ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और राजनेताओं की क्लास लगा देते हैं। पप्पू यादव ने खासतौर पर युवाओं का मुद्दा उठाया और पेपर लीक की जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश स्तर पर इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बड़े बड़े सवाल दागे। पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया है कि चाहे जितनी गोली मारनी है मार लेना, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं। पप्पू यादव ने कई सारी बातें कही हैं, चाहे नीट परीक्षा का मामला हो, चाहे छपरा में हुई घटना हो या फिर औरंगाबाद में छात्रा के साथ हुई घटना हो। इन तमाम मुद्दों पर पप्पू यादव ने अपनी राय रखी है, अपनी भड़ास निकाली है और कहीं ना कहीं राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, पहली बार दिल की बात कैसे कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। केंद्र सरकार जो चुनाव जीतती है उसमें राष्ट्र हित और मानवीय हित, आम आदमी का हित क्यों नहीं होता? 20 से 22 सीट पर 200 से 300 वोट से ये जीते हैं। लगभग 26-27 सीटों पर 400 से 500 वोटों के अंतराल में ये जीते हैं। 69 सीटों पर लगभग ये 1000 के अंतराल में चुनाव जीते। खुद अंदाजा लगाइए कि चुनाव कैसे जीते। लगभग जहां इनकी सरकार है, अंतराल से जीतने वालों की संख्या वही है। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में हमारे कैंडिडेट बाथरूम गए, उतने में हैकिंग हो गई, मोबाइल हैकिंग का केस भी हुआ। चुनाव आयोग इस पर मौन है। मोबाइल के द्वारा हैक कर लिया गया कुछ वोट। अंदाजा कीजिए कि लोकतंत्र कहां है। चलिए, चुनाव का महापर्व खत्म हो गया, फिर एक बार बाजीगर बाजीगरी में जीत गया। गलती हमारी है, मैं मानता हूं, हम सब की है कि हम लोग बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारे नेताओं से, गठबंधन से गलतियां हुई, अन्यथा राहुल गांधी जी पीएम होते। लेकिन जो पीएम बने उनसे हम यह भी नहीं पूछ पाते हैं कि गुजरात के 2-2 सेंटर पे 20 जिले के बच्चों को बुलाकर टीचर के द्वारा कॉपी लिखवाने की परंपरा क्या है। नीट्स के एग्जाम में एक ही सेंटर पर 60 बच्चे, 60 अलग अलग। इस तरह दिल्ली में ये जो नीट्स हैं, जो बच्चों की जिंदगी के साथ का नेता, पैसे वाले रसूखदार पदाधिकारी के बच्चे के अलावा नीट्स में अब कोई नहीं आएगा। हम इस देश के युवाओं से पूछना चाहेंगे कि हमको आप बताइए कि हमारे और आपके लड़ने और मरने की जज्बा क्यों खत्म हो गए? दूसरे देशों में हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को घर से निकलने नहीं देते। मरने और मारने पर हम लोग अपने लाइफ के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर होते हैं। लेकिन
हमारा देश एक ऐसी प्रवृत्ति से उलझ गया जहां हिंदू मुसलमान लिंग भाषा क्षेत्र जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड के अलावे कुछ भी सोचने पर विचार करने पर हमारा दिल और दिमाग काम ही नहीं करता। हम 5 किलो अनाज में उलझे हुए हैं, हम रोजी रोटी में उलझे हुए रहते हैं, हम गरीबी और अशिक्षा में उलझे हुए रहते हैं, हम भूख में उलझे हुए रहते हैं और हमारे बच्चों के साथ, मिडिल क्लास के बच्चों के साथ ये पूंजीपति, उद्योगपति, नेता, भ्रष्ट शासन खिलवाड़ करता है। एक ही मार्किंग के कारण सारे बच्चों की जिंदगी तबाह। क्यों? क्या इस पर जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए? कब तक हमारे देश में क्वेश्चन आउट होते रहे? कब तक हमारे देश के बच्चे मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे इन नेता, पदाधिकारी, भ्रष्ट माफिया की व्यवस्था से? और कब तक हम लोग मूक दर्शक बने रहेंगे? यह गंभीर सवाल है। क्या सदन में पहले दिन मैं यह सवाल उठाऊं? डीएलएड बच्चों ने इतने भारत सरकार के आदेशानुसार एग्जाम दिया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं निकलता। बच्चों का भविष्य डीएलएड में अंधकार में है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फरियाद लगा रहे हैं। नेता का चुनाव हो गया, कोई कश्मीर, कोई दिल्ली, कोई ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे। उन्हें हमारे देश के नवनिर्माण बच्चे से कोई मतलब नहीं। आप सोचिए, जरा, क्या हम लोग नीट्स और डीएलएड के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ना जाए तो सड़कों पर ना उतरे? दूसरी तरफ सरकार ने जिस तरह लगातार गलत निर्णय लेने पर मजबूर हुए। अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को लोकसभा से हटा देना, आगे से पीछे कर देना 3 तारीख को। दूसरी तरफ इस देश के आम धारक, जो आम लोग हैं, जो शेयर मार्केट में अपनी जिंदगी को देखते हैं, उनकी जिंदगी के साथ 30 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति और नेताओं के बीच के बंदरबांट से बर्बाद होना, क्या इस देश की भविष्य की गहरी चिंता आपकी नहीं है? लगातार लोकतंत्र और संविधान पे हमले हो रहे हैं। जो बात आरएसएस के भागवत ने भी कहा और सभी लोग बोल रहे हैं, क्या हम लोग मिलकर इस संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? हम चाहते हैं आने वाले समय में किसी भी तरह के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर
लीक न हो, हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया है। दूसरी तरफ मैं बिहार के संदर्भ में कहना चाहूंगा, छपरा में पिता और बेटे वकील की हत्या, औरंगाबाद में 5 दरिंदगियों के द्वारा मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके मार देना, आज कोई आवाज क्यों नहीं उठता? सब विदेश क्यों चले गए? छपरा क्यों नहीं गए? जो लोग जाति सूचक बात करते हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि जाति को चुनकर मारने का टारगेट कोई भी सब समाज और जाति नहीं कर सकता। क्रिमिनल की मानसिकता और अवधारणा पर हम हर घटना को जाति से नहीं जोड़ सकते। ये मानता हूं कि वो जाति है, तो आप गए क्यों नहीं? छपरा जाते, क्यों छोड़ दिए छपरा? दूसरी तरफ औरंगाबाद में आवाज देने वाला कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद एक भी जनप्रतिनिधि का खून नहीं खोलता। जब मणिपुर का खून नहीं खोला और कर्नाटक का, बेंगलोर का 8,000 महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद, फिर एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद कौन सा खून खोलेगा? जब उसकी जाति, धर्म, मजहब की नहीं होगी। हम लोगों को सोशल मीडिया पर ये बात करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं बहुत गंभीर, और बात कर रहा हूं बिहार और पूर्णिया के साथ साथ बिहार, सीमांचल और कोसी। मुझे लगता है कि बिहार अब कभी नहीं बदल सकता। बिहार के लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई, आवाज देने की हिम्मत खत्म हो गई, अपनी जिंदगी के लिए जीने की हिम्मत खत्म हो गई, अपने बच्चों की भविष्य बनाने की सोच खत्म हो गई, अपने अधिकार और अपने बारे में सोचने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। पूरी व्यवस्था राजशाही की तरह चला रही, नौकरशाह बिल्कुल सर्वोच्च पे। नौकरशाह को लगता है कि यह मेरा साम्राज्य है और मेरे साम्राज्य को कोई चैलेंज ना करे। नेता, मंत्री, संतरी सब लोग मस्त हैं। मुख्यमंत्री जी उम्र को पार कर चुके, वैसे भी उन्हें कोई ब्यूरोक्रेट्स और कुछ ऐसे लोगों से वो घिरे गए जो लोग उन्हें आम जन की नेता बनने ही नहीं दिया। आज सबसे बड़ा सवाल है ब्लॉक, थाना व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार का, दलालों का। कुछ भी नहीं लगता है होगा। मैं शुरू करता हूं अस्पताल से, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
डिलीवरी के लिए 1000 रुपया, किसी भी अस्पताल में नल नहीं, पानी नहीं, बाथरूम नहीं, और सब कुछ एनजीओ को दे दिया गया। भगवान भरोसे, राम भरोसे हिंदू होते। ना एक्सरे है, ना अल्ट्रासाउंड। सरकारी अस्पतालों में बेड खाली, अनुमंडल अस्पताल में कुछ भी नहीं। पंचायत के अस्पताल की तो आप उम्मीद ही मत करिए। इतना जकड़ा हुआ व्यवस्था हो चुका है इस सालों में, 20 सालों में। मैं किस से लड़ूं, कहां लड़ूं। मुझे लगता है कि अब यह सिस्टम मिलके हमें मरवा न दे। मैं इस सिस्टम को देखने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि मैं कैसे लड़ूं, किससे लड़ूं, किसके बल पे लड़ूं। लगातार चारों तरफ सिस्टम के मन में यह है कि हमारे साम्राज्य को खत्म करने वाला कोई व्यक्ति आ गया, और यह व्यक्ति जब तक रहेगा हमारा संतुलन जिंदा नहीं रह पाएगा। हम राम राज नहीं कर पाएंगे। हमारी लूट की प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक नहीं चल पाएगी। एक तरफ यह सिस्टम है जो पदाधिकारी रावण की तरह बैठे हैं, दूसरी तरफ ब्रोकर और दलाल है, और सब कुछ दलाल जकड़ा हुआ है। दलाल के बगैर अस्पताल नहीं चलना, दलाल के बगैर और ब्लॉक नहीं चलना, ब्रोकर के बगैर थाना नहीं चलना, दलाल के बगैर थाना और सिस्टम नहीं चलना। तो ये जो दलाल, पदाधिकारी, ब्रोकर, नेताओं की मिली भगत है। और इतने दिनों से लग रहा था कि किसी को कोई मतलब नहीं। जिस शहर जाता हूं वहां यही स्थिति होती है, इससे बुरी स्थिति होती है। मुझे लगता है कि आखिर क्या किया है। मैं सजग प्रहरी हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरी आंखें खुली है, विवेक चेतनशील है, मरने का जज्बा है, आपके कारण लड़ने की हिम्मत है, और मजबूत आवाज भी आपने दिया है। सदन यदि गूंगी हो जाए, सड़क यदि सूनी हो जाए, और सारी व्यवस्था यदि जहर हो जाए, रावण बन जाए, तो मुझे बताइए मेरे लड़ाई के रास्ते क्या हो। मैं चाहता हूं बिहार के भ्रष्टाचार मुक्त हो, मैं चाहता हूं दलाल मुक्त हो, मैं चाहता हूं एग्जामिनेशन में परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। जो बच्चे जीनियस हैं वो आए, वो अपनी जिंदगी बनाए। मैं चाहता हूं आम लोगों की आवाज को कोई दबा ना पाए, इतिहास को कोई मिटा ना पाए, भविष्य को कोई दफना ना पाए। लेकिन रास्ते नहीं मिले। बीस सालों से कुछ नहीं बचा। इन लोगों को ना कोई फोन करने वाला मिलता था, ना इन लोगों को रोकने वाला। 20 सालों में सब कुछ खत्म हो गया। शून्य से शुरू करना पड़ेगा। अंदाजा कीजिए
कितने प्रॉब्लम होंगे शुरू करने में, कितना वक्त लग सकता है, और इस बीच कई व्यक्तिगत और निजी दिक्कतें मेरी लाइफ में आएंगी। लगातार नेता परेशान है पप्पू यादव के इस एक्शन से। ये क्या, नेता परेशान है कि पप्पू यादव जीत कैसे गए। सारे पदाधिकारी सिस्टम महाराने में लगे थे और उसके बाद भगवान रूपी जनता ने जिता दिया। आप सबकी ब्लेसिंग ने हमें यह जीत दी, आपकी और डेस्टिनी की, ईश्वर की असीम कृपा रही। मैं मरूं चाहे जो हो, जितना गोली जिसको मारना हो मार दे, जिंदा जब तक रहूंगा गरीबी और गरीब लोगों की खुशियों के लिए जीऊंगा, गरीबी खत्म करूंगा। मैं वचन देता हूं जब तक ये क्वेश्चन का पेपर लीक बंद नहीं होगा तब तक सदन में और सड़क तक ये लड़ाई लड़ूंगा। अपने युवाओं के भविष्य को खत्म नहीं होने दूंगा। जो मेरे वादे हैं भ्रष्टाचार और दलाली मिटाने के, ये जंग जारी रहेगा। आपके सहयोग की जरूरत है, संघर्ष में आपके साथ की जरूरत है, और बिना जात धर्म मजहब के आपके परिवार के आशीर्वाद और ब्लेसिंग की जरूरत है। मैं मर जाऊंगा, कोई जात धर्म मजहब की राजनीति नहीं होगी। तो सुना आपने कई सारी बातें और कई बड़ी बड़ी बातें, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पप्पू यादव ने तो गुजरात तक का मुद्दा उठा दिया और ये तक कह दिया कि हम लड़ते रहेंगे चाहे जितनी गोलियां मार लीजिए। पप्पू यादव ने बिहार में ब्लॉक्स लेवल पे हो रही धांधली को भी उजागर किया है और जो थानों में दलाली का अड्डा होता है, जो थानों में दलाली चलती है, उसको भी उजागर करते हुए कहा है कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब सोचिए कि हम 20 साल में बिहार को गर्त में ले गए। पप्पू यादव कहते हैं कि ये तमाम चीजें हैं और इसे सुधारने के लिए बहुत कुछ करना होगा। पप्पू यादव ने पहली बार अपने दिल की बात कही है। आपको पता है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। जनता का आभार तो उन्होंने व्यक्त किया ही है, साथ ही साथ सांसद बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अपने सोशल मीडिया पेज से लाइव आकर पप्पू यादव ने अपने दिल की भड़ास निकाली है। यूं कहें कि दिल की बात कही। पप्पू यादव बोल तो सधे अंदाज में रहे थे, लेकिन उनकी एक एक बात जो है भारी भरकम थी, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए और बड़े बड़े सवाल उन्होंने दागे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।